से कुख्यात सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को प्रत्यर्पण कराकर लाए जाने के बाद झारखंड पुलिस ने कई और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। झारखंड पुलिस के रडार पर विदेश में बैठे 3 और ऐसे अपराधी हैं जिन्हें जल्द ही वापस लाया जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी हो सकती हैं। पुलिस के एक्शन के बाद विदेशों में बैठे गैंगस्टर में खलबली मच गई है। अपराधी वैसे देशों में भागने की फिराक में हैं जहां भारत की उन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। तो देखिए, इन अपराधियों में अब खलबली मची हुई है और पिछले दिनों हमने देखा कि प्रत्यर्पण कराकर लाए जाने के बाद से झारखंड पुलिस ने अब कई और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो विदेशों में भी अगर अपराधी हैं तो उन पर नकेल कसेगी। झारखंड पुलिस ने इसकी बड़ी तैयारी की है। प्रिंस खान का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। तो कई ऐसे एक्शन है जो झारखंड पुलिस ले चुकी है। झारखंड के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ये तीनों बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान के बाद से इनके ऊपर एक्शन चल रहा है और मयंक सिंह को लाने के बाद से एक्शन और तेज दिख रहा है। यानी कि मयंक सिंह के साथ साथ बाकी और मयंक सिंह जैसे जो अपराधी विदेशों में हैं उनको प्रत्यर्पण कर यहां लाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की पूरी तैयारी झारखंड पुलिस ने कर रखी है। न केवल हम इनको एक्सट्राडाइट करेंगे, हम लोग इनके पासपोर्ट भी रद्द करवा दिए हैं। पासपोर्ट रद्द कराने का मतलब है कि जो पासपोर्ट पर ये इस देश से विदेश गए हैं वो पासपोर्ट अब यूज़ नहीं किया जा सकता। यदि वो जैसे माना जाए कोई यहाँ से सिंगापुर गया या दुबई गया, उसका पासपोर्ट रद्द हो गया तो दुबई में वो रह सकता है, परंतु यदि दुबई से वो दुनिया के किसी अन्य राज्य में जाने का प्रयास करेगा तो उस पासपोर्ट पर वो नहीं जा सकता है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, मयंक के बाद से अब बाकी जो विदेश में बैठे 3 अपराधी ऐसे हैं, इन पर किस तरीके से नकेल कसने की झारखंड पुलिस ने तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, जैसा कि राज्य पुलिस जो है वो लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। खासतौर से वो अपराधी जो विदेशों में बैठकर आतंक का साम्राज्य जो है वो झारखंड में चला रहे हैं। इसमें 3 नाम अभी खुलकर सामने आए हैं, जिसमें कि राहुल दुबे और राहुल सिंह और इसके साथ ही प्रिंस खान है। बता दें कि राहुल दुबे और प्रिंस खान और राहुल सिंह ये लगातार वहां से थ्रेटनिंग कॉल कर अपने गुर्गों के माध्यम से यहाँ पर आतंक का साम्राज्य कायम कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड पुलिस इन भगोड़े अपराधियों के पासपोर्ट को रद्द करा रही है और ताकि ये दूसरे देशों में मूव न कर पाएं। जो जानकारी है उसके अनुसार गल्फ कंट्री जैसा कि दुबई में जो जानकारी है, प्रिंस खान मौजूद है और उसका पासपोर्ट रद्द हो चुका है, तो वो अब वहां से निकल नहीं सकता है। तो ऐसे में वहां से भी प्रत्यर्पण का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो राहुल दुबे जो है वो मलेशिया में है, जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से सामने आई है। तो ऐसे में उस अपराधी के भी प्रत्यर्पण का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि वो दूसरे देशों में न भाग पाए। तो राहुल सिंह भी फिलहाल वही सिंगापुर या मलेशिया के आसपास के कंट्रीज में रहने की जानकारी जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में झारखंड पुलिस ये कवायद कर रही है कि इन लोगों का पासपोर्ट रद्द करके और खास तौर पर इनके पर नकेल कसी जाए ताकि इन्हें भी जल्द से जल्द झारखंड लाया जा सके। तो अब प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो चली हैं। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी तैयारी झारखंड पुलिस की। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा और इस मौके पर एक जनसभा भी होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन भी इस यात्रा के अंतिम दिन पटना पहुंचेंगे और वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। हेमंत सोरेन जी जिस भी सभा में, जिस भी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऊंचे शिखर पर है, सातवें आसमान पर है। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तानाशाही ताकतों से लड़ने की जज्बा रखने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं
बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। रांची में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर जारी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर किसी की जमीन जा रही है तो आकर बात करें, लेकिन विरोध की आड़ में बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसे हम होने नहीं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब रिम्स 2 को दिवंगत शिबू सोरेन के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, तब भी विरोध समझ से परे है। इरफान अंसारी ने कहा कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, भले ही विरोध की वजह से कहीं और बनेगा, 4-5 साल की देरी से बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मेरा जमीन जा रहा है तो वार्ता करें। हेल्थ केयर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा को तो नहीं घुसने देंगे हम। बच्चा लोग से केस करवा दे रहा है, वहाँ मारपीट करवा दे रहा है। तो हमें लगता है कि लोग समझ रहे हैं गुरु जी के नाम पे तो कोई आपत्ति नहीं होना ही चाहिए किसी को। तो मैंने कहा है बनेगा, गुरु जी के नाम से मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा, बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। अब विरोध होगा तो कहीं और बनेगा, थोड़ा लेट होगा और क्या, 4 साल 5 साल बाद बनेगा जरूर। इधर रिम्स में भी विवाद की वजह से गवर्निंग बॉडी की बैठक में लगातार देरी हो रही है। अब 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच बैठक होनी है, लेकिन अब तक इस बैठक को लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय नहीं बन पाया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का दावा है कि उन्होंने बैठक की तारीख के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन फाइल में बेवजह का क्लॉज लगाकर भेज दिया गया, जिसका आज जवाब दिया जाएगा। सीबी की बैठक के लिए हमने कल, चूंकि जैसा एसीएस के थ्रू ही जाती है हर फाइल उनके पास, वो डायरेक्ट तो लेते नहीं, तो वो फाइल भेजी गई थी, उसमें कई सारे अननेसेसरी क्वेश्चन लग के आए हैं। आज ही रिप्लाई भेज देते हैं, डेट मांगी है हमने। झारखंड में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला भी ठंडा होता नहीं दिख रहा है। मुठभेड़ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब आजसू ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं और इस एनकाउंटर को सीधा सीधा पुलिस के द्वारा सूर्या हांसदा का मर्डर बता दिया है। आजसू के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता संजय मेहता ने कहा कि इसकी पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए कि किन वजहों से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ। हांसदा का एनकाउंटर एक पुलिसिया मर्डर है। आजसू पार्टी ने इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष केस दर्ज कराया है, जिस केस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूर्या हांसदा के परिजनों ने, उनकी पत्नी ने, उनके मां ने जो सवाल पुलिस के ऊपर उठाए हैं, उन सवालों पर सत्यता के साथ जांच होनी चाहिए और ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर इस कथित मर्डर और एनकाउंटर के पीछे कारण क्या है। जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने एक स्कूल में निरीक्षण के दौरान प्राचार्य और अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। मामला आवासीय उच्च विद्यालय मृधा नगेन मोड़ की है, जहां वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चों से बातचीत में स्कूल में खाने से लेकर कई शिकायत मिली, जिसको लेकर वे भड़क गए और फटकार लगानी शुरू कर दी। स्कूल प्राचार्य के साथ ही शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों ने लूट मचा रखी है, गरीब बच्चों के हक का पैसा आप खा रहे हैं। अच्छा लोग कभी वो आपको बताया तो क्यों नहीं किया सुधार? नहीं, ऐसा इस तरह का हम बोल रहे हैं सब, जब भी हम जाते हैं सब हम देखते हैं तो उनको समझा देते हैं। दाल अच्छा मिलता है आपके घर सर, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे सर, तो फिर आपका क्या करना है? हम ये कह रहे हैं कि जब भी दाल अच्छा मिलता है, अगर ये लोग जब कोई कहता है शिकायत आने का, हम तुरंत सर सुनर को बोलते हैं, अरे बोलने से नहीं होता, सुधार क्या किया? सुधार आपका सुधार का बताइए ना, क्या सुधार किया? जब ये लोग कोई शिकायत किया है, अभी शिकायत किया था, प्रतिदिन बोल रहा है लोग, प्रतिदिन ऐसा होता है, प्रतिदिन है, डेली का बात है। क्या करते हैं आप? चलो तुम्हें मेनू दे रहा हूँ,
इसका कितना क्वांटिटी लोगों को देना दिया हुआ होगा? देना ना, 250 ग्राम देना है, 150 ग्राम देना है, चावल कितना देना है, सब ना क्वांटिटी की। 2017 का बना हुआ है, 2017 का 2000 तुमको नया नहीं बोल रहे हैं। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री विनोद सिक्का समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। सजा पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। आरोपों के मुताबिक मंत्री रहते हुए विनोद सिक्का ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते का इस्तेमाल कर आदिवासी भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की, जिसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्व मंत्री विनोद सिक्का का यह पूरा मामला क्या है और विनोद सिक्का का क्या होगा, यह आज पता चल जाएगा। तो देखिए, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन का यह पूरा मामला है और बताइए जाता है कि नियमों की अनदेखी हुई और जमीन की खरीद बिक्री की गई। इसके साथ विनोद सिक्का पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा और आरोप लगने के साथ साथ ये भी कहा गया कि फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री उस दौरान की गई। अब देखिए, इसमें एक मामला ये भी सामने आया कि ये पूरा जो खेल है वो कैसे चला। तो अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल हुआ। मामला कब से कब का? तो 2006 से 2008 के बीच जमीन की खरीदारी हुई। तो देखिए, ये पूरा जो मामला है वो सामने आया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर में बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भी बॉक्सिंग में हाथ आजमाया और अपने हुनर दिखाए। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता मस्ती के मूड में दिखाई दिए। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रांची के एक स्कूल में पेंटिंग कार्निवाल का आयोजन किया गया। 20 अगस्त से शुरू हुए इस कार्यक्रम में अलग अलग तारीख में विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताई जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम के तहत करीब 50,000 बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें 125 स्कूली बच्चों को शामिल किया जा रहा है। रांची के गुरु नानक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए और बच्चों की पेंटिंग को देखा। बेहतरीन पेंटिंग्स को पीएम मोदी और सेना के जवानों को भेंट किया जाएगा। जब भारत माता की चित, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, प्रधानमंत्री मोदी, फिर ब्रह्मोस और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बना रहे और उसके साथ में हमारे दोनों सेना के अधिकारियों की पेंटिंग्स में ले रहे हैं। मेरा एक भाव है कि हम जब ये 2 बेटियां देश की इतना नाम कमा सकती तो हम क्यों नहीं। तो एक आकर्षण है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां नामकुम अंचल कार्यालय में हंगामा हुआ है। पंजी 2 और म्यूटेशन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, काम नहीं होने से लोग परेशान हैं। उन्होंने हंगामा किया है। जाति आवासीय के काम की धीमी रफ्तार बताई जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी है। कार्यालय में दलालों का कब्जा रहता है, ये आरोप लोग लगा रहे हैं। नाराज लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल मामले को शांत कराया गया है, लेकिन लगातार लोग ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अंचल कार्यालय में उनका काम सही से नहीं हो पा रहा है। रांची में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सूरज यादव अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। 25 जुलाई को आए जेपीएससी के रिजल्ट के बाद सभी सूरज यादव की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पिछले 8 वर्षों से सूरज यादव जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सूरज ने डिलीवरी बॉय का कार्य करते हुए जेपीएससी की तैयारी की। सूरज ने कहा कि कई दफा तो उन्हें इस काम में शर्म भी आती थी कि इतनी पढ़ाई के बावजूद वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। रहने वाले सूरज यादव की चर्चा आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। एक ऐसे कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाले सूरज यादव, जिनके कमरे को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे में रह पाना भी उतना आसान नहीं होगा जिस 10 बाय 10 के कमरे में रहकर उन्होंने जेपीएससी की तैयारी की और नौकरी भी ली है। सूरज यादव की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है।
सूरज यादव ने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर वहां डिलीवरी कर वहां से पैसे कमाकर और फिर जो है जेपीएससी में सफल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरज हैं। अब सूरज की जब नौकरी हुई है तो ये राज्य के अलग अलग जगहों पर बीडीओ और सीओ बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी हैं। सूरज जी, डिलीवरी बॉय वाले जेपीएससी के लड़के के रूप में आपकी पहचान हुई है? हाँ बिल्कुल, अभी तो लोग मुझे इसी रूप में जान रहे हैं कि मैं पहले डिलीवरी बॉय था और अभी मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। बात सही भी है क्योंकि मैंने 2024 सितंबर से मैंने स्विगी ज्वाइन किया था और उस समय से मैं रिजल्ट आने से पहले तक मैं स्विगी बॉय के रूप में काम कर रहा था। मैं घर घर जाकर के खाना पहुंचा रहा था और मैं रैपिडो भी चला रहा था। तो घर घर जाकर खाना पहुंचाना और रैपिडो चलाना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये आसान था? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। खास करके देखिए, समय मैनेज थोड़ा बहुत हो जाता था, तो डिस्टर्बेंस थी, बट मुझे कहीं क्लास नहीं जाना पड़ता था। सेल्फ स्टडी पे मेरा चल रहा था सर पढ़ाई। तो 5 घंटे काम करने के बावजूद मेरे पास समय होता था कि मैं पढ़ लूं। मुझे दिक्कत और एक नजर इस वक्त